तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बोर्ड एग्जाम सीरीज का पार्ट 1। इस बोर्ड एग्जाम सीरीज के अंदर मैं हर वीडियो के अंदर कम से कम 2 से 3 चैप्टर्स लूंगा और उन चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं प्लस जिनके आने की पॉसिबिलिटीज भी होती हैं वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं हर चैप्टर में से लूंगा। ये वीडियो ढंग से देखोगे तो कम से कम तुम्हें एक चैप्टर का आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। करना पूरा ही सिलेबस है लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हो तो मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पहले वीडियो में मैं ले रहा हूँ 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मॉड्यूलो अर्थमेटिक, मिक्सचर्स एलिगेशंस और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ सीरीज में पार्ट 2 में। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैं सबसे पहले लूंगा वो क्वेश्चन जो मॉड्यूलो अर्थमेटिक के हैं, फिर उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन और उसके बाद न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर एमसीक्यूज भी सारे लूंगा, इसलिए ध्यान रखना हर तरह के क्वेश्चन में लेने वाला हूँ, छोटे क्वेश्चन भी और बड़े क्वेश्चन भी। मॉड्यूलो में वैसे भी बड़े क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है, एमसीक्यूज ही बनते हैं। मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। तो पहला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x निकालनी है सच दैट 89 इज कॉन्ग्रुएंट टू x प्लस 3। देखो अब सिंपल सी चीज है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b इन मॉड m का मतलब ये होता है कि a माइनस b m से डिविजिबल है, a माइनस b इज डिविजिबल बाय m, ये इसका सिंपल मीनिंग होता है। इसका मतलब 89 अगर x प्लस 3 के कॉन्ग्रुएंट है मॉड 4 में तो इसका सिंपल मतलब है कि 89 माइनस एक्स प्लस 3 ये किससे डिविजिबल है, ये डिविजिबल है हमारे पास 4 से, तो मैं इसको 4k लिख सकता हूँ। अब अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये आता है 86 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4k। तो x में मिनिमम क्या पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हो जिससे वो 4 से डिवाइड हो जाए। भाई देखो 1 रखने पर तो ये 4 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं x की जगह 2 रखता हूँ 86 माइनस 2 84 बनता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है। मतलब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी पे एमसीक्यूज में बनने के चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई एक फ्लाइट है चेन्नई से लंदन की, ये अप्रोक्सीमेटली 11 घंटे लेती है। अब ये स्टार्ट करती है अपनी जर्नी संडे को रात को 11:30 बजे, 12:30 आवर्स, मतलब रात को 11:30 बजे शुरू कर रही है। चेन्नई में जो टाइम है 4.5 आवर्स अहेड है लंदन के टाइम से, मतलब लंदन जो है वो पीछे चल रहा है 4.5 घंटे। तुम्हें बताना है कि जब वो लंदन पे यात्री पहुंचेगा तो उस समय कितना टाइम हो रहा होगा। पहले तो देखो भाई यहाँ पर 11 आवर्स की जर्नी है, 11 मॉड 24 इसलिए क्योंकि 24 के हिसाब से डे होगा, इज 11 ओनली। तो भाई ये 11 घंटे लगने हैं। 11:30 बजे रात को शुरू हुआ और 11 घंटे फ्लाइट में बैठा रहा तो सुबह लंदन में चेन्नई के हिसाब से कितने बजे पहुंचा होगा। 11:30 बजे चला, सुबह कितने बजे पहुंचेगा कि भाई सुबह पहुंचेगा 10:30 बजे, इजंट इट भाई। 11:30 में 10 घंटे और ऐड कर लो, 11 घंटे सॉरी, तो 11 घंटे और ऐड करते ही सुबह 10:30 बजे वो लंदन में पहुंच जाएगा। तो लंदन में जब वो पहुंचेगा तो टाइम कितना हो रहा होगा, 10:30 AM। लेकिन ये किस हिसाब से है, ये टाइम हो रहा होगा चेन्नई के हिसाब से। अब लंदन जो है वो 4.5 आवर्स पीछे चलता है, मतलब इसमें से 4.5 घंटे माइनस करो, उस समय लंदन में सुबह के 6 बजे हुए होंगे। तो ये हमारा टाइम का स्केड्यूल है, इस तरह से ये टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे पास। अगला है हमारे पास कि व्हाट इज द टाइम 100 आवर्स आफ्टर 7 AM। देखो जब भी ये टाइम को निकालना है ना, ये तो सबसे आसान तरीका है कि जितने भी आवर्स का टाइम निकालना है वो मॉड 24 पे निकालो, हमेशा मॉड 24 पे ही निकालो। 100 मॉड 24 कितना होता है भाई, 100 को 24 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, 4 का रिमाइंडर मिलेगा। तो 100 मॉड 24 इज 4, मतलब 100 को 24 से डिवाइड करके 4 का रिमाइंडर है। ये 4 का रिमाइंडर यानी कि 4 घंटे एक्स्ट्रा, तो 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे से लेकर 4 घंटे एक्स्ट्रा ले लो। सुबह 7 में 4 घंटे ऐड करोगे तो 11 बज जाएंगे, 11 AM। तो ये हमारा टाइम है। अच्छा, अगर सपोज करो कि रिमाइंडर तुम्हारा 12 से ज़्यादा आ रहा होता तो AM PM का चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सा एक ध्यान रख लेना। रिमाइंडर अगर 12 से ज़्यादा आता है तो फिर ऑब्वियसली AM PM का डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़्ड टू पावर 81 इज डिवाइडेड बाय 17, मतलब 2 रेज़्ड टू पावर 81 मॉड 17 निकालना है।
नाउ इन दिस क्वेश्चन तुम 2 की पावर्स निकालो और 2 की ऐसी पावर ढूंढो जो कि 17 या 17 के किसी मल्टीपल के बहुत क्लोज हो। 2 की पावर्स में अगर मैं देखूं तो 2 क्यूब होता है 8 और 2 की पावर 4 होता है 16। तो 16 जो है ना वो 17 के बहुत ही क्लोज है, तो हमें ये नंबर उठा लेना चाहिए। एक नंबर आगे पीछे मिले ना उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम 2 की पावर 4 बनाएंगे। अब देखो 81 तो 4 में कन्वर्ट हो नहीं सकता क्योंकि वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 की पावर 81 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 80 इंटू 2 रेज टू पावर 1, और 2 रेज टू पावर 80 को लिखूंगा 2 रेज टू पावर 4 होल पावर 20 इंटू 2। अब 16 की बात करें तो 16 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। देखो 16 जो है वो 17 से छोटा नंबर है, तो 16 को जब तुम 17 से डिवाइड करोगे ऑब्वियसली 16 का रिमाइंडर आता है। पर मॉड्यूलो में एक चीज है कि जस्ट एक छोटा रिमाइंडर आएगा, तो एक छोटी सी ट्रिक लगाओ कि भाई 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 इन मॉड्यूलो 17। क्यों भाई? भाई देखो मैंने अभी भी 2 मिनट पहले तुम्हें बताया था कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b का मतलब क्या होता है कि a माइनस b इज डिविजिबल बाय m। तो 16 माइनस माइनस 1 17 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 16 माइनस 1 के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम 16 की जगह पर लिख सकते हैं -1 की पावर 20 इंटू 2, यानी कि ये निकल के आएगा 1 इंटू 2, तो रिमाइंडर आने वाला है 2 का। सो द रिमाइंडर विल बी 2। इन केस अगर ये -1 की ऑड पावर होती तो तुम्हारा आंसर आता -2। अब -2 का रिमाइंडर तो हम लिखते नहीं है, रिमाइंडर तो हमेशा 0 से n के बीच में होता है। तो रिमाइंडर अगर -2 आ रहा है तो तुम मॉड 17 में -2 के रिमाइंडर को मतलब 17 में से 2 माइनस कर दो, 15 का तुम्हारा पॉजिटिव रिमाइंडर बन जाता अगर ये -2 होता। अभी तो इसका आंसर है कि भाई ये 2 का रिमाइंडर देने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये वैसा ही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा अलग है कि 7 की पावर 2022 और 3 की पावर 2022 दोनों ही जब 5 से डिवाइड किए जाते हैं, मतलब इनका सम जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर निकालना है। तो अब देखो इसमें हम लगा सकते हैं एडिशन मॉड्यूलो। एडिशन मॉड्यूलो क्या कहता है कि अगर हमारे पास a प्लस बी मॉड m है तो हम इसको लिख सकते हैं a मॉड m प्लस b मॉड m। मतलब दोनों का मॉड्यूलो हम अलग अलग निकाल सकते हैं, फिर उनका एडिशन करके जो आंसर आएगा जरूरत पड़े तो उसमें भी मॉड m लगाकर रिमाइंडर फाइंड करो। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं एडिशन मॉड्यूलो। तो मुझे 7 की पावर 2022 में मॉड 5 में आंसर निकालना है, रिमाइंडर फाइंड करना है 5 के साथ। तो 7 की पावर में मुझे ऐसी पावर ढूंढनी होगी जो 5 या 5 के किसी मल्टीपल के क्लोजेस्ट हो। तो मुझे पता है 7 स्क्वायर ये होता है 49। वैसे तो 7 स्क्वायर 49 ये क्या रिमाइंडर देता है? 49 देता है 4 का रिमाइंडर। किसमें? मॉड 5 में। 5 से डिविजिबिलिटी देख रहे हैं ना, और 4 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है? -1 के होता है भाई मॉड 5 में। तो वैसे तो तुम 4 का रिमाइंडर यूज कर सकते हो पर ये काफी लेंदी हो जाएगा। जैसे ही तुम्हें 1 या -1 का रिमाइंडर मिलता है ना वो बेस्ट होता है, फटाफट आंसर निकल के आता है। तो मुझे बनाना है यहाँ पर 7 स्क्वायर जिसकी जगह मैं -1 लिख पाऊंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 2 होल पावर 1011। अब इसको मैं लिखूंगा 49। 49 किसके कॉन्ग्रुएंट है? -1 के। तो -1 की पावर 1011 ये आएगी -1। तो इसका रिमाइंडर तो -1 है। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको अभी नेगेटिव ही रहने दो, बाद में पॉजिटिव करेंगे। अब आते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड जो है वो है 3 की पावर 2022। अच्छा, सिमिलर वे में 3 स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो 3 स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 9। अगेन 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 5 में, क्योंकि सेम रिमाइंडर आने वाला है। तो हम लोग इसको भी -1 की पावर 1011 लिख लेंगे, यानी कि -1। तो 7 की पावर 2022 प्लस 3 की पावर 2022 ये बनेगा -1 प्लस -1 यानी कि -2। अगेन फाइनल आंसर ऐसे क्वेश्चन में कभी नेगेटिव नहीं होगा। -2 का अगर रिमाइंडर आ रहा है तो -2 के रिमाइंडर को क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, क्योंकि बात किसकी हो रही है? मॉड 5 की बात हो रही है। तो -2
इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 इन मॉड 5। मॉड 5 में -2 कॉन्ग्रुएंट है 3 के, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 5 से डिविजिबल बनता है। रिमाइंडर फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव छोड़ेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं लिखेंगे। रिमाइंडर नेगेटिव हम लोग लिखते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट नंबर्स में रिप्लेस किया जा सकता है, पर रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पूछ लेते हैं, सपोज तुमसे यूनिट डिजिट पूछ ली, तो यूनिट डिजिट में तुम्हें डिविजिबिलिटी किससे लेनी है? 10 से लेनी है। तो मॉड्यूलो 10 निकालोगे तो यूनिट डिजिट तुम्हारी निकल कर आएगी। तो बेटा मिक्सचर एलिगेशन का जो पहला क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है जो क्या कह रहा है कि भाई मैं अपना मिल्क अपनी कॉस्ट पर ही बेच रहा हूँ, और उसमें भी वो 25% कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? बाय एडिंग वाटर टू मिल्क। भाई 100 रुपए का मिल्क लाता है, 100 में बेच देता है, लेकिन उसमें पानी मिलाता है, तो उसमें उसको 25% का प्रॉफिट हो जाता है। तो हिसाब से देखा जाए तो वो जब 100 रुपए का मिल्क लाता है तो मिल्क की कॉस्ट प्राइस होती है उसकी 100 रुपए, लेकिन जब वो मिक्सचर बेचता है तो मिक्सचर भी वो 100 रुपए का बेचता है, लेकिन उसमें मिल्क पूरा नहीं होता। तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस क्या है वो हमें निकालनी है। तो हम मान लेते हैं भाई मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है x, प्लस उस पर 25% का वो प्रॉफिट लेता है, और कितने में बेच रहा है? 100 रुपए में बेच रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो x आ रहा है हमारा 80, मतलब जो मिक्सचर है ना उसकी प्राइस है 80 रुपए। अब यहाँ पर बात करें हम जो प्रिंसिपल यूज करें एलिगेशन का कि भाई यहाँ चीपर, यहाँ डियरर रखते हैं, यहाँ एम रखते हैं, तो उस हिसाब से चीपर यहाँ पर क्या है? चीपर है वाटर, तो वाटर तो लेते हैं 0, है ना, पानी तो वही मिलेगा, सस्ता वाला ही 0, मतलब जो भी हैंडपंप से निकाल दिया वो मिला देगा। डियरर मिल्क है, तो भाई मिल्क कितने का है? मिल्क है 100 रुपए का, क्योंकि ये तो प्योर मिल्क की बात हो रही है। और जो मिक्सचर है, मिक्सचर की प्राइस कितनी आई है? मिक्सचर की प्राइस आई है 80 रुपए। तो अब हम इसका डिफरेंस लेते हैं 20 और यहाँ डिफरेंस लेते हैं 80। तो उस हिसाब से क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर, यानी कि चीपर की क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिल्क, कितना है? 20 अपॉन 80 है, विच इज 1/4। मतलब वाटर और मिल्क का रेशो है 1/4, है ना। अब लेकिन तुमसे पूछा क्या है? परसेंटेज ऑफ वाटर। तो भाई परसेंटेज वाटर की निकालनी है मिक्सचर में, तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिक्सचर, तो वाटर कितना क्वांटिटी है? 1, और मिक्सचर कितना है? मिक्सचर है टोटल 5। भाई 1 पार्ट वाटर है, 4 पार्ट्स मिल्क है, तो टोटल मिक्सचर हो जाता है 5 इंटू 100, यानी कि 20% जो है पानी मिलाया हुआ है। तो 20% पानी मिलाएगा तो 25% का फायदा उसे होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। पहले मिक्सचर की प्राइस निकाल लो और फिर उसके बाद एलिगेशन का रूल लगा दो, तो इजीली सॉल्व हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये दे रखा है कि एक जार है विच इज फुल ऑफ विस्की, इसमें 40% अल्कोहल है। अब उसने क्या किया किसी आदमी ने कि उसमें से 40% अल्कोहल में से कुछ विस्की रिप्लेस कर दी, यहाँ भी चुरा दिया है। मतलब मिक्सचर एलिगेशन में तो गंदे काम ज़्यादा होते हैं। तो उसने क्या किया कि 40% अल्कोहल विस्की उसने निकाली, उसकी जगह सस्ती विस्की डाल दी 19% अल्कोहल वाली। अब टोटल जो अल्कोहल की परसेंटेज है वो है 26%। वो तुमसे पूछ रहा है कितनी विस्की रिप्लेस की गई है। तो फिर से अगर मैं चीपर देखूं तो चीपर इज 19 और डियरर इज 40, और मिक्सचर में जो अल्कोहल की परसेंटेज है वो है 26। तो अब मैं इसके रेशो निकालता हूं, तो 40 माइनस 26, 14, 26 माइनस 19, 7। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर इज 14/7, यानी कि 2/1। इसका मतलब मिक्सचर में जो सस्ती वाली विस्की है, लेस अल्कोहल वाली विस्की जो है वो है 2 पार्ट्स, और महंगी वाली रह गई है 1 पार्ट। तो टोटल मिक्सचर में सस्ती वाली कितनी अभी है? 2 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल कितना है? टोटल है इन दोनों का 3, तो 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 उस कंटेनर में सस्ती वाली विस्की है। तो 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 सस्ती है, मतलब ऑब्वियसली 2/3 पार्ट जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। 2/3 पार्ट इज रिप्लेस्ड बाय दिस चीपर वन। तो 2/3 पार्ट इज रिप्लेस्ड, क्योंकि 2/3 ही सस्ती विस्की है, तो जितनी सस्ती विस्की प्रेजेंट है मिक्सचर में उतना ही रिप्लेसमेंट किया गया है, ठीक है। तो अगला है हमारे पास, अगेन यहाँ पर 3 वेराइटीज का मिक्सचर है।
कि भाई हमारे पास तीन तरह की वैरायटी है। तीन तरह की वैरायटी किसकी है? चाय की है। एक वैरायटी है 126 रुपीज़ की, दूसरी वैरायटी है 135 रुपीज़ की, और तीसरी वैरायटी है उसके पैसे नहीं दे रखे। तो तीसरी वैरायटी मान लेते हैं एक्स रुपीज़ की। ये कह रहा है कि इनको 1:1:2 के रेशो में मिक्स किया गया है। तुम्हें थर्ड वैरायटी की प्राइस निकालनी है। अगर पूरे मिक्सचर की जो प्राइस है वो है ₹153 पर किलोग्राम, सब पर किलोग्राम में ही है। ठीक है ना? पहले मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं और इनकी मीन प्राइस निकाल लेता हूं। तो इन दोनों को मिक्स करूंगा तो ये चीपर और ये डियरर, मीन प्राइस m, तो क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर क्या आएगा? 135 माइनस m अपॉन m माइनस 126 इज इक्वल्स टू 1:1। तो इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 130.5। अब ये कैसे आएगी? देखो, जब 1:1 के रेशो में मिक्स कर रहे हो ना दो चीजों को, तो उनकी जो मीन प्राइस होती है ना वो एवरेज आ जाती है। सेम रेशियो में अगर हो 1:1, 2:2 कुछ भी हो, तो मीन प्राइस वही होती है जो एवरेज आती है। तो इस हिसाब से 126 और 135 का एवरेज मैं निकालता हूं, 130.5 आ रहा है। मतलब इन दोनों का मिक्सचर 130.5 का है। अब देखो 130.5 का पहले दो का मिक्सचर, x है हमारी नेक्स्ट प्राइस, मीन प्राइस अब 153 है टोटल मिक्सचर की। तो फिर मैं क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर लूँ, तो ये क्या आएगा? x माइनस 153 अपॉन 153 माइनस 130.5। ठीक है? तो और ये कितना है? ये रेशो कितना है? ये रेशो है 2:2 का, क्योंकि यहाँ पर जो ये चीपर है ना, इसमें हमने एक एक किलो के दो पार्ट्स ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो ये दो पार्ट्स है, वो भी दो पार्ट्स है, तो 2:2। वैसे तो एवरेज वाली बात है, पर ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं अब हम इसको। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 153 इज इक्वल्स टू, तो ये निकल के आया 153 माइनस 130.5 यानी कि 22.5, और सॉल्व करते हैं तो x निकल के आता है 153 प्लस 22.5 यानी कि 175.5 रुपीज़। ये हमारी थर्ड वाला जो टी है उसकी पर किलोग्राम की प्राइस है। वैसे तुम चाहो तो 175.5 और 130.5 का एवरेज देख सकते हो, चेक करके देख सकते हो, 153 आएगा। तो जब तीन वैरायटी मिक्स हो रही हैं तो 1 बाय 1 करके इनका मीन प्राइस निकालो और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लो। दो दो के पेयर में बनाकर फिर सॉल्व करो। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये है कि हमारे पास दो तरह की शुगर है, एक 9 रुपीज़ और एक 7 रुपीज़ पर किलोग्राम की। वो कह रहा है कि 9 रुपीज़ पर किलोग्राम की कितनी शुगर हम 7 रुपीज़ किलोग्राम के साथ मिलाएं जिससे हमें 10% का गेन हो आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एज 9.25। अच्छा, 27 किलोग्राम शुगर किसकी क्वांटिटी है? 7 रुपीज़ की। क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी को शुरू में तो बिल्कुल इग्नोर किया करो, 27 किलोग्राम है ना, बाद में देखेंगे क्या चीज़ है, किस लिए है। पहले सिर्फ फोकस करो किस पर? प्राइस पर। तो चीपर जो है उसकी प्राइस है 7 रुपीज़, जो डियरर है उसकी प्राइस है 9 रुपीज़। मीन प्राइस यानी कि मिक्सचर की प्राइस तुम्हें निकालनी पड़ेगी। भाई ये जो 9.24 है ना, ये मिक्सचर की सेलिंग प्राइस है, हमें चाहिए होती है कॉस्ट प्राइस। तो 9.24 ये मिल रही है 10% प्रॉफिट के बाद। अब तुम्हें पता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ये होता है 9 सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 9.24। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं x, प्रॉफिट है 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 9.24। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा x यानी कि मीन प्राइस निकल के आता है 8.4 रुपीज़। तो जो मिक्सचर है उसकी पर किलोग्राम की प्राइस है 8.4। यहाँ पर चीपर है मेरा 7 रुपीज़ के हिसाब से, डियरर है 9 और 8.4 है मेरी मीन प्राइस। तो डिफरेंस लेते हैं 0.6 और यहाँ पर 1.4। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर का रेशो निकल के आता है 0.6 अपॉन 1.4 यानी कि 3/7। ये चीपर और डियरर का रेशो है। अब देखो जरा 27 किलोग्राम क्या है। तो तुमसे पूछा है 9 रुपीज़ वाली कितनी क्वांटिटी मिलानी है। 9 रुपीज़ मतलब डियरर की कितनी क्वांटिटी मिलानी है। तो डियरर की क्वांटिटी तो तुम्हें निकालनी है, x मान लो, विथ 27 किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 7 रुपीज़। तो 7 रुपये वाली जो है ना वो 27 किलोग्राम मिलाई गई है, तो वो मैं ले लूँगा 27।
भाई जो चीपर है उसकी क्वांटिटी है 27, तो ये क्वांटिटी ऑफ चीपर और डियरर का ही तो रेशियो निकला है, तो मैंने क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर लिखा है। तो सॉल्व करके x निकल के आता है 27 इंटू 7/3, जो कि आता है 63 किलोग्राम। तो इसका मतलब 63 किलोग्राम मिलाना पड़ेगा हमें, कौन सा वाला, डियरर वाला। तो इससे हमारी जो मीन प्राइस है वो 8.4 यानी कि सेलिंग प्राइस 9.24 बनकर आ जाएगी। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास, 8 liters are drawn from a cask full of wine and then it is filled with water and this operation is performed 3 more times। देखो ये है रिपीटेड डाइल्यूशन का क्वेश्चन। रिपीटेड डाइल्यूशन में क्या होगा कि तुम्हारे पास एक प्योर लिक्विड होता है, जैसे यहाँ पर वाइन है प्योर, उसको निकाल कर हम रिप्लेस करते हैं किसी और लिक्विड से। जैसे वाइन निकाल कर बार बार उसको किससे रिप्लेस करा रहे हैं, पानी से रिप्लेस करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। अब ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड लेफ्ट आफ्टर n डाइल्यूशंस। n डाइल्यूशंस के बाद जो प्योर लिक्विड बच जाएगा, ये उसका फॉर्मूला है। मतलब डाइल्यूशन यहाँ पर कितनी बार हो रहा है, परफॉर्म्ड 3 मोर टाइम्स, मतलब टोटल 4 बार डाइल्यूशन हो रहा है। तो 4 बार डाइल्यूशन करने के बाद मतलब हर बार 8 लीटर वाइन निकाल कर मिक्सचर, पहली बार में तो वाइन निकलेगी, दूसरी बार में मिक्सचर निकलेगा, तो हर बार 8 लीटर निकालो और पानी डालो, ऐसा 4 बार करने के बाद टोटल कितना प्योर वाइन बचेगा, ये उसका फॉर्मूला है। अब इनिशियली x का मतलब होता है ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो ओरिजिनल वाइन कितनी है हमारे पास, दे नहीं रखी। y का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी रिप्लेस करवा रहे हैं, तो x अननोन 1 माइनस वाई 8 मतलब जो रिप्लेस कर रहे हैं, और n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स डाइल्यूशन इज बीइंग डन। अब ये जो फॉर्मूला है इससे निकलता है कि हाउ मच प्योर लिक्विड इज लेफ्ट। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाइन और वाटर का रेशो अब 16/65 है। वाइन और वाटर का जो रेशो है 4 डाइल्यूशन के बाद, ये 16/65 है। मतलब वाइन कितने हैं, 16 पार्ट्स, वाटर कितना है, 65 पार्ट्स, मतलब मिक्सचर में टोटल 81 पार्ट्स हैं, जिसमें से 16 वाइन है और वाटर 65 है। तो प्योर वाइन कितना है, प्योर वाइन है हमारे पास 16 आउट ऑफ 81 पार्ट्स। प्योर वाइन लेना है, वाइन और वाटर का रेशो नहीं लेना है, ऑफ टोटल दैट ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज x। तो भाई x है तो x कट गया, यहाँ पर n जो है वो 4 था, तो टेकिंग 4th रूट ऑफ बोथ, नेगेटिव तो मैं छोड़ दूंगा, तो 2/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8/x, 8/x इक्वल टू 1 माइनस 2/3, 1/3, x निकल के आता है 24 लीटर। मतलब हमारे पास 24 लीटर ओरिजिनल क्वांटिटी थी वाइन की, यही हमसे पूछा गया था। तो ये जो फॉर्मूला ना, इसमें ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड लेफ्ट का है। प्योर लिक्विड लेफ्ट के लिए वाइन और वाटर नहीं, वाइन और सॉल्यूशन का रेशियो तुम्हें लेना होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मिक्सचर एलिगेशन का है कि भाई इसमें एक फैक्ट्री है, इसमें 2 तरह के लोग काम करते हैं, सुपरवाइजर और लेबर। सैलरी की बात करें तो सुपरवाइजर की सैलरी जो है वो है 40,000, लेबर की है 10,000 और टोटल स्टाफ की सैलरी है 15,000 रुपये। तो अगर मैं लेबर की सैलरी को चीपर मानूं और सुपरवाइजर की सैलरी को डियरर मानूं, तो उस हिसाब से 15,000 चीपर, 40,000 डियरर। और इसके अलावा दोनों का जो मीन सैलरी निकल के आ रही है 10,000, सॉरी है ना, 10,000, लेबर की 10,000 है, मीन सैलरी 15,000 है। तो अब अगर मैं ये रेशो लूं तो ये मेरे पास निकल के आता है 25,000 एंड 5,000। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर का मतलब क्या है, नंबर, क्वांटिटी मतलब नंबर यहाँ पर, तो नंबर ऑफ लेबर्स अपॉन नंबर ऑफ सुपरवाइजर का रेशो क्या आएगा, 25,000 अपॉन 5,000 मतलब 5:1। जो लेबर और सुपरवाइजर है वो 5:1 के रेशो में है, और टोटल दे रखे हैं तुम्हें 30 वर्कर्स और तुमसे लेबर पूछ रहे हैं। तो भाई लेबर कितने हैं, लेबर हैं 5 आउट ऑफ 6,
टोटल 5 लेबर हैं 6 में से, तो 5 आउट ऑफ 6 ऑफ टोटल कितने वर्कर्स हैं 30। तो सॉल्व करते हैं, 25 तो लेबर हैं और बचे हुए 5 सुपरवाइजर्स हैं। हाँ, तुम ये भी कर सकते थे कि लेबर मान लो 5x, सुपरवाइजर मान लो x, तो टोटल हो गए 6x जो कि 30 के बराबर है। तो उससे भी तुम निकाल सकते थे कि टोटल लेबर हमारे कितने हैं, 25 टोटल लेबर हैं। यहाँ पर मिक्सचर और एलिगेशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। मूव ऑन करते हैं हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस पर। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज में मैंने कुछ मॉड्यूलस वाले जो स्पेशली क्वेश्चंस है ना, उनका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन में है, वहां से चेकआउट कर लेना। तो जो पहला क्वेश्चन है कि भाई एक मोबाइल फोन है, ये इसके पैसे कैसे लगते हैं, 300 रुपए लगते हैं फिक्स्ड चार्ज, प्लस 8 रुपए लगते हैं पर मिनट के। ठीक है, अब एक कस्टमर जो है वो 700 रुपए खर्च करना चाहता है, तो वो कितनी देर तक बात कर सकता है। देखो सिंपल सी चीज है, हम मान लेते हैं कि वो कस्टमर x मिनट्स तक बात कर सकता है। अब x मिनट्स तक बात करेगा तो x मिनट्स तक बात करेगा तो x मिनट के पैसे कितने लगेंगे, 8 रुपए लगते हैं 1 मिनट के। ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है बहुत पुराने टाइम की, जब मोबाइल फोन में आउटगोइंग इनकमिंग के इतने पैसे एक्चुअली लगते थे। आजकल तो सब कुछ फ्री है। तो 8 रुपए 1 मिनट के, तो x मिनट के कितने लग रहे हैं 8x, प्लस 300 रुपए फिक्स्ड चार्ज तो है ही है, तो टोटल उसको अब कितना खर्चा लगेगा 8x तो कॉलिंग का, और 300 रुपए फिक्स चार्ज, ये हो गया उसका टोटल खर्चा। अब ये टोटल खर्चा उसका 700 के अंदर होना चाहिए, क्योंकि 700 या 700 से ज्यादा नहीं कर सकता वो, तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 700। तो सॉल्व करते हैं, तो 8x इज लेस देन इक्वल टू 400, x इज लेस देन इक्वल टू 50। तो भाई वो 50 मिनट्स एट द मोस्ट 700 रुपए में बात कर सकता है, एट द मोस्ट 50 या उससे कम मिनट, मतलब मैक्सिमम 50 मिनट्स तक वो बात कर सकता है। ठीक है, अगली जो चीज है ना, वो है हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। देखो ये जो क्वेश्चन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 36 अपॉन एक्स, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का, दोनों का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। देखो किसी भी दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अब नंबर अगर a और b है तो अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। तो भाई a प्लस बी अपॉन 2 हमेशा रूट ए बी से बड़ा होता है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं, सपोज करो ये बात हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस 36 अपॉन एक्स की, तो यहां पर अगर मैं a ले लूं x और b ले लूं 36 अपॉन x, तो a प्लस बी अपॉन 2 क्या होगा, x प्लस 36 अपॉन एक्स अपॉन 2। ठीक है, अच्छा ये जो अपॉन लगा हुआ है ये पूरे में लगा हुआ है ना, ध्यान रखना, वो मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो x प्लस 36 अपॉन एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x इंटू 36 अपॉन एक्स, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 36, ये तो कट जाएगा। तो अब मैं इसको सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटू 2 12, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 36 अपॉन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 12 तो आएगी ही आएगी। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू विच वी कैन हैव। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में तुम पहला नंबर x और दूसरा 36 अपॉन एक्स लेकर इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन पे एक दो और भी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखते हो कि जैसे इसमें भी यही बोला है कि भाई 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab, ये प्रूव करना, और साफ साफ लिखा है यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी। अभी इनइक्वालिटी क्या है, अभी भी डिस्कस करी कि भाई अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर मेरे नंबर x और y है, इस बार मैं डेलिबरेटली एक्स वाई ले रहा हूं क्योंकि ये भी क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, तो x प्लस वाई अपॉन 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई। उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, x अगर मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर है और y मेरा 1 प्लस बी स्क्वायर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस ए स्क्वायर
किससे बड़ा होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 किससे बड़ा होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2a। भाई क्यों, क्योंकि 1 प्लस ए स्क्वायर यानी कि x मेरा 1 है और y मेरा ए स्क्वायर है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 किससे बड़ा आएगा मेरे पास, ये आएगा सॉरी रूट ऑफ 1 इंटू ए स्क्वायर, वो 2 बाद में बन जाएगा। तो सॉल्व करता हूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आता है 2a, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह 1 प्लस बी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2b, ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। और अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर will be greater than equal to 2a into 2b 4ab, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से प्रूव कर सकते हो भाई, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करो, सेकंड को सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर लो। तो जो सेकंड पार्ट है वो भी सिमिलर ही है, बस सेकंड पार्ट में क्या है कि हमारे पास 2 की जगह 3 टर्म्स हैं, तो भाई फॉर्मूला तो वही लगेगा कि भाई अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 आएगा और उनका ज्योमेट्रिक मीन आएगा क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। अब इस क्वेश्चन में जो पहला नंबर है वो है हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए, तो मैं ए की जगह ए स्क्वायर बी की जगह बी स्क्वायर सी और सी की जगह सी स्क्वायर ए यूज करूंगा। तो ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर बी की जगह बी स्क्वायर सी प्लस सी की जगह सी स्क्वायर ए अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर ए। ये तो हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन के अंदर मैं यूज करूंगा ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ए बी सी की जगह पर, तो मैं ए की जगह यूज करूंगा ए बी स्क्वायर सिमिलरली लिखकर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर इंटू सी ए स्क्वायर, ये हो जाएगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब क्योंकि मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए तो मैं फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए अपॉन 3 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो भाई देखो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 6, बी स्क्वायर इसी तरह बी की पावर 6 सी की पावर 6 आ जाएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो मेरे पास आएगा फर्स्ट वाला पार्ट ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ये आ गया क्यूब रूट ऑफ a6 b6 c6 आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 3 इंटू 3 9 आ गया। तो ये हमारे पास हो गया प्रूविंग कि दिस इंटू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर 2 टर्म्स हो, जैसे सपोज फर्स्ट पार्ट था तो फर्स्ट पार्ट में 2 ही टर्म्स थी, तो तुम x प्लस वाई अपॉन 2 ग्रेटर देन रूट एक्स वाई लगा सकते हो। 3 टर्म्स हैं तो a प्लस बी प्लस सी और इधर क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, ये तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन होगा। इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास सॉल्व द रेशनल इनइक्वलिटी। अभी रेशनल इनइक्वलिटी क्या है, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2। ना देखो जो रेशनल इनइक्वलिटीज है ना, उनको सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड पर तुम्हें 0 क्रिएट करना होता है, उसके बाद तुम उसको सॉल्व करते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहले मुझे इसको शिफ्टिंग नहीं करना, कभी भी भूल के मत करना, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ कभी नहीं करें। तो मैं क्या करूँगा, पहले x माइनस 3 एक्स प्लस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 लगाऊंगा। अब लेते हैं इसका एलसीएम, तो x माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। राइट हैंड साइड पे 0 क्रिएट करना है तुम्हें। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 1। अब ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें शिफ्टिंग कभी नहीं करनी, इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब वो पॉइंट है जिस पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेपरेटली 0 होते हैं। तो माइनस एक्स माइनस 5 कब 0 होता है, ये 0 होता है माइनस 5 पर।
x की वैल्यू -5 रखोगे तो 0 हो जाएगा। देखो माइनस ऑफ x प्लस 5 है ना, तो जैसे -5 रखोगे 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर कब 0 होता है? -1 पे। तो ये -1 -5 -1 प्लॉट कर दिए। पूरी नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अब इस पार्ट में वो नंबर हैं जो -1 से बड़े हैं। तो -1 से बड़ा नंबर कौन सा है भाई? -1 से बड़ा नंबर है 0। 0 डालते हैं। जैसे ही तुम इसमें 0 डालते हो तुम्हारा आंसर नेगेटिव आता है। फिर -5 से -1 के बीच में कोई नंबर ले लो, -2 ले लेते हैं। जैसे ही तुम x में -2 रखते हो तुम्हारा ओवरऑल आंसर जो है ना वो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव बन के आता है। और -5 से छोटी वैल्यू रखने पर भी नेगेटिव आएगा। अब हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वाली इंटरवल चाहिए। पॉजिटिव वाली इंटरवल कौन से में है? -5 से -1 में। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -5 से लेकर -1। हम यहाँ पर लगाएंगे ओपन ब्रैकेट्स, यानी कि -5 -1 दोनों इंक्लूसिव नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। तो 0 नहीं हो सकता, तो दोनों ही चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। तो ओपन ब्रैकेट ओपन इंटरवल लगाओगे तुम इसमें। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल आंसर होगा कि -5 से -1 के बीच में हमारे नंबर्स होने चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी। तो यहाँ पर है मॉड्यूलस का क्वेश्चन। देखो एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो तुम इसको लिखोगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन इक्वल टू -a। तो मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगा इसी कॉन्सेप्ट के साथ। मॉड्यूलस ऑफ 2x - 1 मेरा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 5। डिटेल में अगर समझना चाहते हो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं तो फिर मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, वो वहां पर देख, पूरा वीडियो है, वो वीडियो यहाँ पर देख लो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 2x - 1 लेस देन इक्वल टू -5। इसको सॉल्व करते हैं तो 2x 5 आ रहा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ये आ गया मेरे पास x लेस देन इक्वल टू -2। मतलब मेरी जो इंटरवल निकल के आएगी वो आएगी -∞ से -2 यूनियन 3 से ∞। ये मेरी इंटरवल निकल के आती है। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। अब मुझे सॉल्व करना है सेकंड पार्ट को, और फिर एंड लिखा है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों को सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। एंड लिखा है, मतलब जब भी एंड लिखा है तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है। दूसरा है मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ 3x - 2। अच्छा, बिफोर दैट अगर मॉड्यूलस ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू a हो कभी भी, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू -a और लेस देन इक्वल टू a है। ये हम इसकी कंडीशन लगाते हैं। तो उस हिसाब से अगर मॉड्यूलस ऑफ 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 7 है तो मैं क्या लिखूंगा? 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -7 एंड लेस देन इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 ऐड कर दो सब में, -5 और 9, फिर 3 से डिवाइड कर लो तो -5/3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है x लेस देन इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू निकल के आती है यहाँ पर -5/3 से लेकर 3 तक। मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन में, फर्स्ट केस में मेरे सॉल्यूशन है वो नंबर्स जो इस इंटरवल में लाया करते हैं, दूसरे में वो जो इस इंटरवल में लाया करते हैं। अब मुझे दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ। मेरे पास कौन कौन से नंबर्स हैं नंबर लाइन पे? -2, 3 और -5/3। तो ये 3 तो सबसे बड़ा है ही। अब -2 और -5/3 में -2 इज स्मॉलर, -5/3 स्लाइटली बड़ा है, तो -2 और -5/3। अब पहला सॉल्यूशन है -∞ से -2, ये रहा भाई, और 3 से ∞, ये रहा। दूसरे केस में मेरा सॉल्यूशन है -5/3 से 3। तो भाई दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या है? तो अब दोनों में अगर तुम कॉमन देखो तो सिर्फ एक वैल्यू कॉमन है, वो है 3। तो 3 एक अकेला नंबर है जो हमारा सॉल्यूशन है। तो इन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जो है वो है 3। ठीक है। हाँ, इन केस अगर ये सपोज करो आगे जा रहा होता, 5 तक जा रहा होता, तो हमारा सॉल्यूशन 3 to 5 हो जाता।
पर हाल फिलहाल तो इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है विच इज 3, सिंगल नंबर इज द सॉल्यूशन। अच्छा, कुछ कॉमन नहीं है, अगर हो सकता है कुछ कॉमन ही है, तो अगर कुछ कॉमन नहीं आता तो फिर तुम्हारा सॉल्यूशन सेट होता है 5, नथिंग कॉमन। ठीक है ना। अगला है हमारे पास कि हमारे पास ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि हमारे पास 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है जिसको हम 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन से डाइल्यूट कर रहे हैं। तो मेरे पास ये 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, उसमें कितना है, ये सॉल्यूशन दे रखा है 640 लीटर्स का। ये 640 लीटर्स का सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है। इसमें हम डालते हैं दूसरा बोरिक एसिड का सॉल्यूशन जो कि 2% का है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये 2% वाला बोरिक एसिड कितना मिलाएं जिससे मिक्सचर के अंदर तुम्हारी जो बोरिक एसिड की परसेंटेज है वो हो जाए बिटवीन 4% टू 6%। तो मेरे को ये पता है कि भाई 8% तो यहाँ पर ऑलरेडी है मेरे पास, यहाँ पर मुझे x लीटर सॉल्यूशन 2% वाला मिला देते हैं। तो मेरे पास जो पहले से सॉल्यूशन था ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसमें बोरिक एसिड कितना है, तो ओरिजिनल एसिड कितना था मेरे पास था 8% ऑफ 640 लीटर्स। सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 51.2 लीटर्स। मतलब ये जो मेरे पास 640 लीटर का टोटल सॉल्यूशन है उसमें 51.2 लीटर एसिड है, बाकी ऑब्वियसली पानी है। एसिड मिलाया कितना हमने, एसिड एडेड इज 2% ऑफ टोटल x, यानी कि x अपॉन 50। अब देखो मेरा टोटल एसिड कितना हो गया, टोटल एसिड हो गया मेरा 51.2 प्लस x अपॉन 50। 51.2 लीटर एसिड तो इसमें पहले से था, x अपॉन 50 लीटर यहाँ से आ गया। अब वो कह रहा है ये जो टोटल एसिड है ये होना चाहिए 4% से ज़्यादा पर 6% से कम। नाउ this should be more than 4% and less than 6% of total mixture। तो अभी टोटल मिक्सचर कितना हो गया 640 प्लस एक्स, तो इंटू 640 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करता हूं, पहले 100 से, फ्रैक्शन हटा देते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 640 प्लस एक्स इज लेस देन 5120 प्लस 2x इज लेस देन 6 इंटू 640 प्लस x। अब दिख रहा है 2 भी सब में कॉमन है तो मैं सबको 2 से डिवाइड कर लेता हूं, तो 2 इंटू 640 प्लस x इज लेस देन 2560 प्लस x इज लेस देन 3 इंटू 640 प्लस x। अब क्योंकि तीनों में x आ रहा है तो मैं तीनों को एक साथ तो नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, तो मुझे इसको पेयर वाइज सॉल्व करना होगा। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, 1280 प्लस 2x इज लेस देन 2560 प्लस x। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x लेस देन 1280 आ रहा है, ये मेरे पास पहला आ रहा है। अब मैं सेकंड सॉल्व करता हूं, तो 2560 प्लस x इज लेस देन 1920 प्लस 3x। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2x इज ग्रेटर देन 2560 माइनस 19 प्लस 1 माइनस 560 और 80 640 आ रहा है, तो x ग्रेटर देन 320 आ रहा है। मतलब जो x है वो 320 लीटर्स से ग्रेटर देन होना चाहिए और 1280 लीटर से कम होना चाहिए। तो जो 2% सॉल्यूशन मिलाने हैं उसकी क्वांटिटी 320 लीटर्स से लेकर 1280 लीटर्स के बीच में कुछ भी होनी चाहिए। ठीक है, मोर देन 320 लीटर्स बट लेस देन 1280 लीटर्स। तो यहाँ पर ये 3 चैप्टर के हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं। और वैसे मैं कोशिश करूँगा बाकी जो हैं टॉपिक्स वो भी यहाँ पर धीरे धीरे करके कवर करता रहूँ। डू वन फेवर ओनली कि हमारा जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट and give the thumbs up, that is like to the video also।